हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एनिमल टॉपिक। एनिमल टॉपिक सीटेट में हमेशा से आपका आ रहा है, साथ ही साथ अनटेट एग्जाम में भी यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत कुछ वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उन्हें भी हम देखेंगे और पूरे टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विगत वर्षों में कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं जिनको आप क्लास के अंत में सॉल्व करेंगे, जिससे मैं जो टोटली क्लास ले रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो मैं क्लास ले रहा हूं क्या उससे प्रश्न आपके बन भी रहे हैं या नहीं। यदि प्रश्न बनते हैं आपके, प्लीज वीडियो को लाइक और इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लेकिन वीडियो देखने के बाद ये डिसीजन आपको लेना है, शुरुआत में नहीं। ठीक, लाइक और सब्सक्राइब को वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करना है। यदि आप मेरे विषय में नहीं जानते तो मेरा नाम है प्रमोद सिंह। मैंने 3 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई किया है, एचटेट, एमपीटेट, रीट ये भी क्वालिफाई किया हुआ है। अपने अनुभव के आधार पर ये सब मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि ये टॉपिक परमानेंट है और हमेशा यहाँ से प्रश्न आते हैं। ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स नहीं बनाते, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली बात, यदि हम हाथियों के विषय में देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका हाथी है। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, कभी भी जंगल में आपको एक अकेला हाथी देखने को नहीं मिलेगा, उसके आसपास उसका पूरा झुंड मौजूद रहता है। और हाथियों के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं और हाथियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। इनके झुंड में, इनके समूह में यदि सदस्य संख्या देखा जाए तो 10 से 12 के समथिंग लगभग हथनियां रहती हैं, या कहा जाए कि मादा हाथी वहां पर रहते हैं। और साथ ही साथ यदि उनके बच्चों की संख्या जितनी भी मौजूद है तो प्लस उनके बच्चे उनके साथ मौजूद रहते हैं। जो बड़े हाथी रहते हैं, जो नर हाथी रहते हैं, वह अपने समूह से थोड़े से दूर रहते हैं, हमेशा साथ में नहीं रहते। यहाँ पर सदस्यों की संख्या 10 से 12 हथनियां। इन हथनियों में जो बड़ी हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वह ग्रुप को लीड करती है, जिसको हम कहेंगे सबसे बड़ी मादा हथनी ग्रुप को लीड करने का काम करती है। प्रत्येक झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे मौजूद रहते हैं और इनको लीड करने का काम जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे एल्डेस्ट एलिफेंट होता है, तो वो इस ग्रुप को लीड करता है। हाथियों की यदि एवरेज एज की बात की जाए तो लगभग 48 वर्ष होती है। ये आपका एवरेज एज है। ठीक, अब एवरेज एज में यदि हम देखेंगे, कोई हाथी लगभग 45 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है। ये इनका एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। हाथियों के आगे आप लोगों ने दांत देखे होंगे, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। उससे प्राचीन काल में क्या बनाए जाते थे? आभूषण। वो क्या है, प्रकृति से छरित भी नहीं होते थे और काफी अट्रैक्टिव लगते थे, सुंदर, चमकदार, काफी अच्छे होते थे। इसीलिए उनकी कीमत प्राचीन काल में लगातार बढ़ती गई और आज भी हाथी के दांतों की कीमत काफी अधिक है, क्योंकि हाथी लुप्त प्राय प्रजातियों में धीरे धीरे गिनती की जा रही है। हाथियों को कीचड़ में खेलना काफी पसंद होता है। हर एक चीज का एक कारण होता है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। हाथियों की जो त्वचा होती है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। यदि उसके शरीर पर एक चींटी भी रेंगती है तो इजीली उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर पर चींटी रेंग रही है। ऐसी स्थिति में उनको काफी ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए वह सबसे अधिक मात्रा में पानी में या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। इनके कान काफी ज्यादा बड़े होते हैं, आकार आकृति में इनके कान काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिनका प्रयोग वह किस लिए करते हैं? हवा करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में पूछा गया है, हाथी अपने कानों का प्रयोग कहाँ करता है? क्योंकि सीटेट कहीं ना कहीं गो थ्रू करता है अपने सिलेबस के साथ, तो जो चीजें वहां पर दी गई हैं वहां से इनका प्रयोग किया गया है। इसी तरह वह अपने पंखे की हवा किस लिए करता है? क्योंकि जब वो चलता है तो उसको डर रहता है कहीं उसके शरीर पर चींटियां ना चढ़ जाए, तो वह अपनी सूंड जो नाक रहती है उसके माध्यम से भी काफी तेज हवा डालता है, जिससे आगे साफ होता चला जाए और अपने आप को भी वह उन कानों के माध्यम से साफ करता रहता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ये इनकी प्रॉपर डाइट है। यदि एक स्वस्थ है, वयस्क हाथी है, बढ़िया यंग है, तो आसानी से 100 किलो पत्तियां उसको रेगुलर खाने में चाहिए। और यदि इनकी स्लीपिंग टाइम की बात करें तो काफी कम सोने वाले जानवरों में यह गिना जाता है, तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग काफी कम आराम करता है। तो एक छोटा सा जो बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलो। और यदि हम बात करें कि अफ्रीकी और एशियाई हाथियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अफ्रीका में क्या है, भौगोलिक परिस्थितियां काफी बेटर है,
जलवायु काफी अच्छी है, इस कारण से वहां पर हाथियों की ग्रोथ काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट, काफी ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ पर अफ्रीकी हाथियों की औसत ऊंचाई 3.2 मीटर होती है, वहीं यदि हम एशियाई हाथियों की बात करें तो लगभग 2.8 मीटर होती है। 0.4 मीटर का डिफरेंस सफिशियंट माना जाएगा। हाथी का गर्भकाल, ये हर एक जानवर का आपको याद होना चाहिए गर्भकाल। हाथी का गर्भकाल 18 से 22 महीने होता है, और कई दफे ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, इस पर मैं स्टार लगाना चाहूंगा क्योंकि ये आसानी से पूछा जा सकता है। हाथी का गर्भकाल कितना होता है? 18 से 22 महीने। देखो, हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, अब मेरा यानी कि मनुष्यों का, और मनुष्यों में जो हमारी महिलाएं होती हैं उनका गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने। तो हाथी अपन से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हाथी का अपने से दोगुना हो गया, यानी कि 9 महीने का सीधा कितना हो गया? 18 महीने हो गया। 18 से 22 महीने तक का इसका औसत गर्भकाल होता है। ठीक। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए वह हमेशा ग्रुप में सर्वाइव करते हैं। जब भी उनको कोई इशू होता है तो एक दूसरे की हेल्प वह आसानी से कर सकते हैं। मनुष्यों के नकली दांत बनाने होते थे तो हाथियों के दांतों का ही प्रयोग किया जाता था। आमतौर पर हाथी के दांतों की संख्या 26 होती है। हमारे जो दांत होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इस तरीके से हाथियों के दांतों को भी बांटा गया है। हाथियों के दांतों में जो इंसाइजर होते हैं, वही जो 2 दांत आपके बाहर निकले रहते हैं, इनको हम लोग इंसाइजर कहते हैं। इनको हम लोग, जो कृंतक दांत हैं जो बाहर निकले रहते हैं, इनको हम इंसाइजर या कृंतक दांत के रूप से जानते हैं। अफ्रीकी हाथी सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़े हैं। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव यदि पूछा जाए अफ्रीकी हाथी, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। इनका वजन भी काफी अधिक होता है, लगभग 1800 किलो से 6300 किलो के बीच लगभग अफ्रीकी हाथियों का वजन होता है। यह है भालू के जैसा दिखने वाला स्लॉथ। स्लॉथ से क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया है। टू द मोस्ट इंपोर्टेंट जानवर है। इसकी लगभग 70% जो हरकतें हैं वो भालू से मिलती जुलती हैं। स्लॉथ दिखने में भी लगभग भालू की तरह होता है, और हरकतें भी उसकी लगभग भालू की तरह ही मौजूद है। ये है आप लोग का स्लॉथ, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इवन जीभ बाहर निकाल करके आप लोगों को चिढ़ा रहा है। या आप लोग ये सीटेट की तैयारी कर रहे हो, कब सिलेक्ट होगे? अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए। आप इजीली हो जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजों को रेगुलर पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको सिलेक्शन का डायरेक्ट वे दूंगा, और जो क्लासेस क्वेश्चन आते हैं वहां का सीधा सीधा टॉपिक बना करके आपको उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर जरूर कर, चैनल और ग्रुप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ फाइल इसकी उपलब्ध हो जाएगी। स्लॉथ के बारे में यदि देखा जाए तो ये भालू के जैसा दिखाई देता है, और यह पेड़ पर उल्टा लटक कर ही सोता है। जिस तरीके से भालू पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है, सेम स्लॉथ भी भालू की तरह ही पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है, और जिस पेड़ पर वह रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके वह अपना जीवन यापन करता है। इसके जीवन यापन या कहा जाए पूरा जो टाइम पीरियड रहता है वो लगभग कितना रहता है? 40 साल। ये लगभग पूरी जीवन भर में लगभग मात्र 40 वर्ष ही जीवन व्यतीत कर पाता है। जिस पेड़ पर वह रहता है उसी पेड़ पर वह अपना, उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। यदि वो पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो वह अपना पेड़ चेंज कर देता है। काफी आलसी प्रवृत्ति का है, एक दिन में लगभग 18 घंटे की नींद लेता है। 18 घंटे काफी अधिक मात्रा में वो सफिशियंट होते हैं। इसका जीवन काल यदि देखा जाए 40 वर्ष होता है, और अपने जीवन काल में यह मुश्किल से लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर वह रहता है यदि उसकी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो वह उसे छोड़ करके दूसरे पेड़ पर चला जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, सिर्फ वह है 5 पूरे जीवन काल में देखा जाए लगभग नॉर्मली 7 से 8 पेड़ों को ही मतलब कंडक्ट कर पाता है। इससे ज्यादा जगह घूमने की उसकी उम्र नहीं हो पाती, आसानी से वह इन चीजों को देख पाता है। स्लॉथ काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। हाथियों के विषय में भी मैंने आपको बताया 18 से 22 महीने गर्भकाल, उसका टाइम पीरियड, जो जो चीजों को स्टार लगा के बता रहा हूँ उनको आप लोग याद रखते जाइए। अगला है आप लोगों का टाइगर। टाइगर के विषय में काफी सारी जानकारी आपको होगी, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जितना आप रात में देख सकते हैं, टाइगर आपसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। काफी स्मार्ट होता है, ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो वर्बली यहाँ पर आपको पीडीएफ में भी मिलेंगी। बाघ जो आपका होता है उसकी मूछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। रास्ता ढूंढने में कैसे मदद करती है? जिधर से हवा आपकी आ रही है, यदि हवा, जैसे हवा चलती है तो हवा चलते समय उसका एक प्रॉपर, कह सकते हैं एक उसकी कोई वेव होगी,
यदि वो वेव बीच में ब्रेक होती है, या कह सकते हैं कि बीच में से कोई व्यक्ति निकलता है, या पत्तियों के कारण ब्रेक होती है, तो वो आसानी से समझ जाता है कि किधर से हवा चल रही है। इतना भी डिफरेंस कर सकता है इजीली कि हवा से हिलने वाली पत्ती और किसी शिकारी के द्वारा हिलने वाली पत्तियों के बीच में भी डिफरेंस कर सकता है, इतना सेंसिटिव होते हैं इसके कान। अंधेरे में क्षमता मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा होती है। टू द पॉइंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। बाघ की मूंछें क्या काम करती हैं? तो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में काम करती हैं। सीटेट का पेपर टफ नहीं होता है, बस बातें आपको पता नहीं इसीलिए आप लोग कर नहीं पाते, यहां से भी टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। शिकार की सही स्थिति का भी वह अपनी मूंछों के माध्यम से ही पता लगा सकता है, कंडीशनली वे में। ये सब कुछ उसके लिए नेविगेशन की का काम करते हैं। इजीली आप लोग अपनी भाषा में इन चीजों को समझ सकते हैं। बाघ जिस इलाके में रहता है उस इलाके को पहचान करने के लिए, जिससे वह द्वारा वहां पर जा सके, इसके लिए वह उस इलाके में अपना मलमूत्र छोड़ करके जाता है। जिन पेड़ों पर वह जाता है उन पेड़ों पर अपने पंजों के निशान छोड़ करके जाता है, जिससे वह अपने इलाके की आसानी से पहचान कर सके। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की आवाज निकालता है, जैसे चिंगार करता है, कभी कभी दहाड़ता है, कभी गरजता है। इस तरीके से इसकी अलग अलग आवाजें होती हैं। इसकी दहाड़, जब ये दहाड़ता है तो लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक हम लोग इसकी दहाड़ता को सुन सकते हैं। काफी तेज दहाड़ता है। ऐसी ये 3 किलोमीटर की दूरी तब कंप्लीट होती है जब वो शेर हष्ट पुष्ट हो या बाघ हष्ट पुष्ट हो। कि हमारे ग्वालियर के चिड़ियाघर में यदि देखें तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो कुत्ते घर में पले होते हैं वो यदि तेज भौंक दें तो उनकी दहाड़ने से ज्यादा आवाज उन कुत्तों की आएगी, इतनी बुरी हालत है उनकी, है ना। यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी तभी काम करेगी जब वो वास्तविकता में देखा जाए स्वस्थ हो। इनका गर्भकाल यदि देखा जाए तो 93 से 112 दिनों तक होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट 3 से 3.25 महीने तक का टाइम पीरियड इनका मौजूद रहता है। 93 से 112 दिनों तक की बोल रहे हैं, तो लगभग 3 सवा 3 महीने का इनका गर्भकाल रहता है। गर्भकाल सभी का याद रखना है। हाथी का 18 से 22 महीने, टाइगर का कितना है? टाइगर का है 93 दिनों से 112 दिनों तक। प्लीज इनका गर्भकाल आपको जरूर याद रखना है। और इनका जीवन काल 15 से 18 वर्ष का होता है, 16 से 18 वर्ष का। तो 16 से 18 वर्ष का इनका जीवन काल होता है और 93 से 112 दिनों तक का इनका गर्भकाल होता है। इतने दिनों में अपने शावक को जन्म देती हैं। हवा से पत्तों का हिलना और शिकार की वजह से पत्तों का हिलना, मैंने बताया था काफी सेंसिटिव होते हैं। इसमें भी वह आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हवा की वजह से पत्ते हिले हुए हैं या किसी शिकारी की वजह से ये पत्ते हिले हुए हैं। बाघ की छलांग काफी तेज होती है, काफी रफ्तार, बहुत जल्दी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है क्योंकि उसकी छलांग काफी लंबी होती है। और इसको बोला गया है लगभग 3.3 मीटर या 11 फीट के लगभग। वह ऊंचाई में भी इतना छलांग सकता है, लंबाई में भी इतना आसानी से छलांग सकता है। और उसका वजन 300 किलोग्राम या 660 पाउंड तक हो सकता है। ये जो राशियां दी गई हैं किलोग्राम और पाउंड की, इनको टू द पॉइंट याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं तो पाउंड में ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको किलोग्राम और पाउंड दोनों ही याद रखना है, 300 और 660। जब ये लगभग 2 वर्ष के होते हैं बाघ शावक अपनी माँ को छोड़ देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये कभी भी ग्रुप के रूप में नहीं रहते हैं। ये शिकारी अकेला ही शेयर करने के लिए पर्याप्त होता है। इनके पास ऐसी क्षमताएं मौजूद रहती हैं, लंबे लंबे नुकीले नाखून, काफी तेज रफ्तार, काफी लंबी छलांग, और मतलब काफी एक्टिव शरीर होता है। इजीली वाइब्रेशन को भांप लेते हैं, किधर से आवाज आ रही है, सब कुछ काफी तेज होता है। अकेले ही वह काम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र रॉयल बंगाल बाघों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इलाका, डेल्टा वाला क्षेत्र के बगल में सुंदरबन एक बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया है, जहां पर बाघों को कंजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश के विषय में यदि इसमें पूछा जाए तो सफेद बाघों के लिए हमारा बांधवगढ़ और विशेष रूप से कान्हा किसली इनके लिए काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं किसके विषय में? मगरमच्छ और ये जो घड़ियाल है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कोई अंतर नहीं रहता, ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। बस 1975 में इनको ऐसा देखा गया कि ये खत्म होने वाले हैं, तो मगरमच्छों को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई और इस परियोजना के तहत उनको संरक्षण और उनको प्रजनन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। उन सभी को लगभग इस तरीके की परिस्थितियां उपलब्ध करवाई गई। इसके तहत
उनके लिए सबसे पहले इस संरक्षण की शुरुआत टिकरापारा जो कि ओडिशा में मौजूद है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है। महानदी ओडिशा, कुकरेल लखनऊ, और एक और आप यहां पर लिख लें, एमपी में आप लोगों की चंबल जो नदी है, चंबल जो नदी है, चंबल में घड़ियाल संरक्षण परियोजना आपकी चल रही है अभी भी वर्तमान में, काफी अधिक मात्रा में वहां पर घड़ियाल है, लगभग बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ चलाई गई है, एक आपका टिकरापारा जो कि ओडिशा में है, महानदी जो भी ओडिशा में है, और कुकरेल लखनऊ में, ये 3 लोकेशन पर विशेष रूप से चलाया जा रहा है। और एमपी में यदि पूछा जाए तो चंबल आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, मगरमच्छ की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। घड़ियाल और एलिगेटर दोनों मगरमच्छ की ही प्रजाति हैं। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस यदि आप देखेंगे तो काफी मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। ये जो मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ है, और ये क्या है, घड़ियाल है। मगरमच्छ का मुंह आप देखेंगे काफी चौड़ा है, ये जो चोंच है वो इसकी काफी मतलब जितना होना चाहिए एक टाइम के अकॉर्डिंग काफी अधिक मात्रा में इसके फेस जो है इतना है, लेकिन इसके फेस पर आप देखेंगे ये इसकी चोंच सी बाहर निकली हुई है। इसका जो जबड़ा है वो काफी पतला होता है, इसका जबड़ा काफी एक स्पेस नुमा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसका जबड़ा काफी बारीक होता है, सकरा होता है, पतला होता है। ठीक, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई। अब हम लोग बात करते हैं एक सींग वाले गैंडे की। एक सींग वाला गैंडा एक कह सकते हैं इनका अस्तित्व भी बहुत ही ज्यादा खतरे में है। एक सींग वाला गैंडा अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है, और इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई। गैंडा परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, 1987 में। एक सींग वाला गैंडा विशेष रूप से भारत में पाया जाता है 1987 में। एक सींग वाले गैंडे या कहा जाए गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई। एक सींग वाले गैंडे को काजीरंगा जो कि असम में मौजूद है, काजीरंगा असम में इसको संरक्षित किया गया। इसके अलावा यह मानस असम, जोलड़ापाड़ा पश्चिम बंगाल के दलदली भूमि में पाया जाता है, वहां पर इनको संरक्षित करके रखा गया है। तो ये जो स्टार लोकेशन है, फिर से इनको यदि मैं लिख दूं, पहला आपको याद रखना है काजीरंगा जो कि आप लोगों का असम में मौजूद है। पहला आपको याद रखना है काजीरंगा जो कि आपका असम में मौजूद है। दूसरा आपको याद रखना है मानस, दूसरा आपको याद रखना है मानस, क्या, मानस। और तीसरा महत्वपूर्ण आपको याद रखना है जोलड़ा पारा, जोलड़ा पारा। ये लिखने से क्या है, शायद हो सकता है आपके दिमाग में बात पड़ जाए, ये पश्चिम बंगाल का दलदली इलाका है जहां पर ये पाए जाते हैं। तो इन इलाकों के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है कि विशेष रूप से काजीरंगा है और मानस है और जोलड़ा पाड़ा है, इन इलाकों में इनको संरक्षित करके रखा गया है। इनकी औसत आयु लगभग 45 वर्ष होती है, काफी है, सफिशियंट है, मतलब जी सकते हैं इतना। और इनका वजन 2300 या 2300 किलोग्राम होता है। गर्भाधान की अवधि विशेष रूप से आपको याद रखना है 15 से 16 महीने तक होती है। हाथियों की होती है 18 से 22। दिखने में लगभग हाथी जैसे ही होते हैं, तो फिर इनका गर्भकाल भी लगभग वैसा ही है, 15 से 16 महीने। उनका है 18 से 22 महीने। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट में, मतलब अभी तक मैंने जो पढ़ाए हैं वो सारे के सारे काफी डिटेल में पढ़ाए हैं। अब सारे के सारे एक जो टू द पॉइंट फैक्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आपने देखा होगा, जिसको आप लोग अपनी भाषा में हो सकता है कि वारहसिंगा कहते हो। ये कश्मीरी टेंगल, पुंगल आदि नाम से भी इसको जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर इनको संरक्षित किया गया है, वहां पर ये काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। इनको कश्मीरी टैग, पुंगल, बारहसिंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये दिखता बारहसिंगा जैसा है, ये वास्तविकता में बारहसिंगा की प्रजाति है, लेकिन वास्तविकता में बारहसिंगा ये नहीं है, इसीलिए इनको कश्मीरी टैग के नाम से जाना जाता है। महान हिंदुस्तानी वस्टर्ड, महान हिंदुस्तानी वस्टर्ड, ये हिंदी में लिखा हुआ है, और वहां पर ऐसा लिखे ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के नाम से आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड नाम तो जरूर सुना होगा, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। जो आपकी है सोनचरैया, सोनचरैया अब लगभग लुप्त हो चुकी है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तरी भागों में, विशेष रूप से घाटी गांव ग्वालियर के पास में है, शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और जैसलमेर राजस्थान, मालवा आदि इलाकों में यह पाया जाता है। और विशेष रूप से अब यह लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है, अब यह देखने को नहीं मिलता है।
इनकी वजह से इन इलाकों में अभी पिछले लगभग 10 से 12 सालों से सौंचरैया इलाका घोषित होने के कारण इन सभी में जमीन का लेन देन बंद था, क्योंकि हमारा जो इलाका है, हमारा जो घर है वो इसी इलाके में आता है, इसलिए मुझे ये विशेष रूप से पता है। यदि जंगली गधों का लोकेशन पूछा जाए तो कच्छ के रण क्षेत्र में विशेष रूप से इनको प्राकृतिक आवास दिया गया है। कच्छ के रण क्षेत्र में जंगली गधों को प्राकृतिक आवास दिया गया है, जहां पर वह निवास करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जानवरों के शरीर पर काफी डिजाइन बने रहते हैं। वो डिजाइन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई विशेष पेंट लेकर के करवाया हो, उनको ऐसा शौक नहीं है टैटू बनवाने का। इस तरीके के बाल उनके शरीर पर होते हैं, बालों की उपस्थिति के कारण उनका लुक कुछ इस तरीके का कारण आपका दिखाई देता है। जैसे ये जेब्रा है आप लोगों का, ये टाइगर आपको दिखाई दे रहा है, ये जिराफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इन सभी के ऊपर ये डिजाइन है, ये वास्तविकता में बालों की उपस्थिति है और विशेष कोई महत्वपूर्ण कारण इसमें है नहीं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर, शायद आपको पता नहीं होगा कि इनके अंदर कान मौजूद होते हैं, शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि लिजार्ड, छिपकली जो रहती है, स्नेक जो रहते हैं और विशेष जो लिजार्ड, इन सभी के अंदर क्या होता है, कान होते हैं। कान इनके अंदर मौजूद रहते हैं। अभी ये काफी छोटे बारीक छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। आप इस बात को ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आपके आसपास कहीं भी कोई भी लिजार्ड है, छिपकली है, तो आप क्लैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने जो लोकेशन है उसमें मूव कर जाती है, बिकॉज ऑफ वो सुन सकती है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर ये काफी सारे लोगों को पता नहीं हो, ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें कान मौजूद है, कान मौजूद नहीं है। स्नैक में भी आपने देखा होगा थोड़ी सी भी यदि अपन आवाज करते हैं तो वह मूवेबल कंडीशन में हो जाता है, बिकॉज ऑफ वो वाइब्रेशन को भी फील करता है। कई जगह ये लिखा गया है कि स्नैक्स के ईयर्स नहीं होते हैं लेकिन उसके कान होते हैं, वो काफी छोटे होते हैं। लोकेशनली यदि देखेंगे तो काफी छोटे कान वहां पर एक होल के समान आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चींटियां हैं, यदि एक डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सोशल इंसेक्ट किसे कहते हैं, सामाजिक कीट कौन से हैं? सोशल इंसेक्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो समाज यानी कि मानव सोसाइटी के बीच में रह करके उन सभी के बीच में फल फूलते हैं, बड़े होते हैं और उनको मानव प्रजाति कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। जैसे कि मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, दीमक है, ततैया है, ये सारे के सारे कहाँ मौजूद रहते हैं, सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं। डायरेक्टली इनका नाम याद कीजिए, मधुमक्खी, चींटियां, दीमक और ततैया। डायरेक्ट नाम याद कीजिए, मधुमक्खी, चींटियां, दीमक और ततैया। दीमक क्या होती है, जो मिट्टी में कीड़ा लगता है, मिट्टी के घर आपने देखे होंगे तो उनके कॉर्नर पर जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसको हम लोग दीमक कहते हैं। ततैया पीले कलर का बांस तो आपने देखा होगा। चींटियां आप जानते हैं, मधुमक्खियां भी जानते हैं। इनको हम लोग सोशल इंसेक्ट कहते हैं क्योंकि ये सामाजिक रूप से जीवन सर्वाइव करते हैं। कीट जो रहते हैं उनके अंदर से एक विशेष गंध निकलती है जिनको हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वह उसी प्रजाति का कीट उसको महसूस कर सकता है, जिससे वह पता लगा लेता है कि हमारा ग्रुप किधर है। और यदि एक मादा, जैसे कि आपको रेशम के कीट के बारे में डायरेक्टली मैं बताता हूँ, ये है रेशम का कीट। रेशम का कीट कई किलोमीटर दूर से ही भांप लेता है कि यदि रेशम मादा है तो रेशम नर को आसानी से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही फाइंड कर लेगा कि इधर है। तो जो गाना आप लोगों ने सुना होगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, इनके लिए आसानी से लागू होता है। काफी अच्छी बॉन्डिंग है इन लोगों के बीच में, इजीली यह है 2 से 3 किलोमीटर के बीच में ही पता पाड़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, अभी मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा ना, तब आप देखना, ठीक। साथ ही साथ चींटियां चलती हैं तो चलते समय एक पदार्थ को छोड़ती हैं जिसके कारण वह आसानी से एक के पीछे एक चलती जाती है। यदि आपने बीच में उनको मिटा दिया तो वह एक के पीछे एक नहीं चल पाती हैं, अपनी लाइन से डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक पदार्थ है और जिस पदार्थ का नाम यहाँ पर आपका नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग उसको एक बार फाइंड कीजिए, ओके, और उसको आसानी से जो है याद करने की कोशिश कीजिए। चींटियों में भी काफी तरीके से वेरिएशन दिया गया है। चींटियां हमेशा मिलजुल कर रहती हैं। जो रानी चींटी होती है वह अंडे देने का काम करती है। तो अंडे कौन सी चींटी देती है, रानी चींटी। फिर होती है सिपाही चींटी जो कि बिल की रक्षा करती है, कोई उन पर हमला ना कर दे, कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा उसमें ना आ जाए, तो वो होती है सिपाही चींटियां। और कंडीशन परिस्थिति मिलने पर सिपाही चींटियां रानी चींटियों के लिए खाना लेने के लिए भी जाती हैं। इस तरीके का इनका पूरा का पूरा सिस्टम लगभग चलता है। मच्छर के पास भी एक विशेषता होती है कि वह मानव की गंध, पशुओं की गंध को सूंघ लेता है और उसके बाद उनके पास में जाकर के उनको काटने की कोशिश करता है, जो भी उसके पास मौजूद है। ये जो पेज है इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अपने आप में सुपरस्टार है। इस पेज से हमेशा
100 में से 100% आपका एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी काफी सारे क्वेश्चन इस वाले पेज से आए हुए हैं। आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहला, उल्लू जो है, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को टर्न कर सकता है, अपनी गर्दन को लगभग 90 डिग्री मोड़ सकता है। 90 डिग्री तो हम भी मोड़ सकते हैं, वो 180 भी मोड़ सकता है। समझ रहे हो बात को? 180 डिग्री तक वह अपनी गर्दन को मोड़ सकता है। 360 तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी हद तक वह अपनी गर्दन को घुमा लेता है। मैना जो है वो झटके में अपनी गर्दन पीछे करती है। 2021 के ही सीटेट में पूछा हुआ था। 2020 में जो हुआ था, 21 में जो 22 चल रहा है तो 21 में हुआ था, क्योंकि मैंने भी ये दिया था ना अभी लास्ट वाला। तो इसमें डायरेक्ट आप लोगों का पूछा हुआ था कि कौन सा पक्षी है जो एक झटके में अपनी गर्दन को ऐसे पीछे कर लेती है। वो होती है मैना। ओके। कुछ जंतु रहते हैं, जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे कछुआ, सांप, तो ये जमीन पर नॉर्मल रेंगते हैं। लिखने में थोड़ी गलती हो गई। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। अब केंचुआ जो आपका है वो पेशियों के, उनके पास में काफी सारी पेशियां होती हैं। केंचुआ रेंगता कैसे आपने देखा होगा? केंचुआ ऐसे रेंगता है, पहले एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, फिर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है। मतलब पीछे की पेशियों को ऐसे इकट्ठा करके ऐसे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता है ऐसे लगभग। ठीक है, मैं चल पर ही नहीं हूँ, ना ही चल पर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ इस हाथ को आपको मूवमेंट देखना है, वो इस तरीके से आपका आगे बढ़ता है, पहले पीछे की पेशियों को इकट्ठा करता है, तो पेशियों के माध्यम से ये सारे के सारे चलते हैं। कौन? स्पेशली केंचुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे स्पेशल स्नेक की बात करूंगा तो इनके पास होते हैं वलयाकार कुछ संरचनाएं होती हैं। यदि आप कभी स्नेक को उल्टा करोगे तो दोनों साइड एक जैसा नहीं होता, एक साइड उसमें कुछ वलय रहते हैं, उन वलयों के माध्यम से वह आगे बढ़ता है। तो ऐसे नहीं चलता वो, ऐसे है, मतलब एक जगह ऐसे सिकुड़ने को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि शुतुरमुर्ग और एमू, क्योंकि पक्षी सारे के सारे उड़ते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग और एमू ऐसे दो पक्षी हैं जो उड़ते नहीं है, इसीलिए ये अपवाद हैं। लेकिन इनके पास काफी तेज भागने की क्षमता होती है। ठीक, तो शुतुरमुर्ग और एमू का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी तो हैं, क्योंकि आपको पता है पक्षियों की विशेषता होती है कि वो उड़ते हैं, पक्षी वही है जो उड़ सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी तो है, लेकिन वह उड़ते नहीं है, काफी तेज भाग सकते हैं। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। टू द पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली के अंदर ऐसी क्या संरचना है या क्या बात है जिस कारण से वह तैरती है। उसकी जो आकृति है वह लगभग धारा रेखीय होती है। धारी रेखीय शारीरिक आकृति के कारण उस पर फिजिक्स के जो भी कंसेप्ट हैं उस पर अप्लाई होते हैं और आसानी से वह आगे बढ़ सकती है। इसको डिटेल में आप पढ़ें तो फिजिक्स की किसी क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं, पॉइंट को याद रखना, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान दिखाई देते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब बाल होना चाहिए, कान दिखाई देना चाहिए और बच्चों को जन्म देना चाहिए, वह आपके जरायुज कहलाते हैं। मनुष्य इसी श्रेणी में आता है। आप कहेंगे सर मनुष्य तो स्तनधारी में आता है, आता है, बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक, और आप लोग यदि नोट्स नहीं बना रहे हैं ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट यानी कि सीधा एग्जाम में आने वाली चीज। तो प्लीज नोट्स जरूर तैयार कीजिए, और मैं कंप्लीट कोर्स दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जरूरत है आप लोगों के कमेंट्स की। आप कमेंट्स करके बताएं कि हाँ आपको कोर्स चाहिए, वीडियो कैसी लगी, कि आपका ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पिछले जो मैंने एक वीडियो बनाया था बुक्स वाला कि सीटेट में कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफरेंस करनी है, तो एक्चुअल में उस वीडियो में किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तब मतलब एक स्टूडेंट के कमेंट करने पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो यदि काफी सारे स्टूडेंट मिलकर के यदि थोड़ा सा ही मोटिवेट करेंगे तो हम लोग कुछ अच्छा बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। प्लीज आप अपने मित्रों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अब कर लीजिए, क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, गाय, शेर, हाथी, ये सब किस में आते हैं? जरायुज में आते हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन जरायुज श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, बेजंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, और वह बच्चे की जगह क्या देते हैं? अंडे। वह क्या कहलाते हैं? अंड प्रदक कहलाते हैं। यानी कि जिनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, उनके कान भी नहीं होते हैं, और वह बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, वह देते हैं अंडों को, तो वो कहलाते हैं अंड प्रदक। जैसे आपका मेंढक है, बतख है, मछली है, ये लगभग अंड प्रदक की श्रेणी में आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे पक्षियों के तो बाल होते हैं, नहीं, वो बाल नहीं होते, वो पंख होते हैं। बालों में और पंखों में अंतर होता है, ठीक है ना।
अच्छा, बेजंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, जब दूध पिलाने वाली कंडीशन लागू होती है तब आता है आप लोगों का स्तनधारी, और मनुष्य श्रेणी में आप लोगों का आता है। चमगादड़ है, व्हेल मछली है, नीली व्हेल है, ये सारे के सारे स्तनधारी जीवों में आपके काउंट किए जाते हैं। ये थी वास्तविकता में आज की क्लास। अब प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आइएगा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये हैं आपके विगत कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये तो आपके किसी अन्य टेस्ट में जैसे कि सीजीटी में पूछा गया है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत, ये हरे पौधे होते हैं, नॉर्मल सी बात है। चमगादड़ स्तनधारी है, तो इसका विशेष रीजन क्या है, चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। मैंने आपको अभी बताया था कि स्तनधारी क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, उसी ऑक्सीजन को आप लोग ग्रहण करते हैं। ये सी इसमें आपका बेटरमेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, और यहीं से आपको प्रश्न पूछा गया था कि भैया कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ये ज्यादा बेटर है। पौधे जो है रात्रि में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं रात्रि के समय। इसलिए बोला जाता है कि रात्रि के समय पौधों के पास में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए। इसी आधार पर ये कंसेप्ट आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अभी हमने जो एनिमल से पढ़ा था, एनिमल से ये क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2019 में कि कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, और ये 2021 में भी आया है। ठीक है, 2 बार आ चुका है। मैना इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से इनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि कौन देखने में सबसे उत्तम होते हैं, आसानी से देख सकते हैं तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी पर वस्तुओं को देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बाघ पढ़ाया था, और बाघ वाली श्रेणी में एक इशू हो रहा है कि सांड आ गया, इसीलिए ये टॉपिक हमको कट करना पड़ा। ठीक, स्नेक आ गया, ये तो बिल्कुल है नहीं। मधुमक्खी मच्छर तो है नहीं। अब तो ये बचे हुए हैं कौन, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी भी काफी दृष्टि काफी लंबी होती है, काफी लंबी दूरी तक ये आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अब आपको आसानी से बन रहे होंगे। ये प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? बताइए किस आधार पर वह अपने सिर को हिला डुला रहा है। तो मैंने आपको बताया था सर्प के अंदर कान होते हैं, उस आधार पर यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर वह अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे तो नहीं है कि वैसे ही मजाक मजाक में ऐसे ऐसे सिर फुला दिया। वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करती है। ये दोनों ही बातें आपको सही लग रही हैं, लेकिन बेटर ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि सुनने का मतलब यह है, एक मतलब ट्यूनिंग बजाएंगे किसी चीज पर भी सुन करके वह नष्ट लगेगा, नहीं। स्पेशल जो वाइब्रेशन होता है उसके आधार पर वह सब चीजों को मेंटेन करता है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण आपको बताना है क्या है। तो पक्षियों के लिए मैंने आपको बताया क्या यहाँ पर रीजन होगा। पक्षियों के नेत्र क्या है, स्थिर होते हैं, वो ज्यादा ऐसे घूम नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, उनके नेत्र स्थिर होते हैं तो वह घूम नहीं सकते, इसलिए वह अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते रहते हैं देखने के लिए। उनकी गर्दन चर कंडीशन में होती है, चलती रहती है, चलायमान स्थिति में रहती है, इधर उधर घूमती ही रहती है। निम्नलिखित में आपको बताना है कि कौन सी विशेषता पाई जाती है। मतलब ये जो 4 जानवरों के 4 जो जीव दिए गए हैं, और इन चारों के अंदर एक कॉमन विशेषता आपको बताना है कौन सा। उनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। सल्क यानी कि कह सकते हैं कोई कवर टाइप, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके पास, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत हो गया। वे अंडे देते हैं, वे अंडे देते हैं, अंडे तो ये सभी देते हैं, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जहरीले होते हैं, तो गौरैया जहरीली नहीं होती है, ये गलत हो गया। भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, नहीं, गौरैया भूमि जल दोनों में नहीं रह सकती। गौरैया चिड़िया होती है, पक्षी होती है, आपको पता होगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ये अभी मैंने आपको बताया था, और ये उल्लू, क्योंकि सितंबर 2014 में पूछा गया था।
कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं। तो जो जानवर रात्रि को जागते हैं वह हर चीज को किस रंग में देखते हैं? आपने कोई भी मूवी देखी होगी तो उसमें नाइट का सीन आता है तो सिर्फ आपको दो ही कलर देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट। ऑफकोर्स ऐसा ही इन पक्षियों जानवरों के साथ होता है, इनको काला और सफेद ही दिखाई देता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जुलाई 2013, फरवरी 2014, जुलाई 2019, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से भी आ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको सही कथन चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो आपको इनमें से देखना पड़ेगा कौन सा आप लोग का है, ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये आप लोग एक बार पढ़ करके देख सकते हैं। चलिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। मतलब बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा सही है आपको ये देखना है ना, तो कौन कौन सा सही परफेक्टली मैच करेगा देखिए। उसके बाद, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी मैंने सही बोला था। ठीक है, अंडप्रज आप लोग के कहलाते हैं जो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं ये भी गलत है। मतलब पहले दोनों सही थे, यानी कि डी आपका राइट आंसर रहेगा। ये सीटेट के प्रश्न है जो जनवरी 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में आपको कौन सी स्थिति देखने को मिलेगी? दोनों के दोनों में वृद्धि होती है, दोनों के दोनों में प्रजनन होता है। प्रजनन यानी कि तभी तो वो रिप्रोडक्शन आप लोग कहेंगे, तभी तो उनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। अभी मैंने पढ़ाया था, नवंबर 2012 में पूछा गया था। यह है आप लोगों का रेशम का कीड़ा, जो काफी दूरी से अपनी बातों को पहचान सकता है, अपनी मातृका को पहचान सकता है कितनी दूरी पर मौजूद है। यदि मेल है तो फीमेल को आसानी से पहचान सकता है, फीमेल है तो मेल को पहचान सकता है। ये थी आपकी कंप्लीट क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो मैंने पढ़ाया उससे विगत वर्षों में भी प्रश्न आए हुए थे, ये भी मैंने आपको दिखाया। तो वहां से प्रश्न जहां से आ सकते हैं वो सब कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है। आने वाले किसी अन्य एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एमसीजी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका एक कमेंट काफी ज्यादा मोटिवेटिव होता है हमारे लिए। सो प्लीज कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय।